हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 70 और इस लेक्चर के अंदर अपन एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलास्टिसिटी, बोले तो प्रत्यास्थता। ठीक है ना। तो क्या होती है प्रत्यास्थता, क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ सिखाता हूँ। देखो बच्चों, अगर अपन किसी भी वस्तु पर कोई भी बाह्य विरूपक बल आरोपित करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर अपन आरोपित करते हैं, तो इस स्थिति में इसके अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी इसकी जो शेप और स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो सकता है अभी, यानी इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो विमाएं है वो परिवर्तित हो सकती है। ठीक है ना। और जैसे ही अपन क्या करते हैं अभी, इस बाह्य विरूपक बल को हटा लेते हैं, तो हटा लेने के उपरांत वस्तु अपने प्रारंभिक अभिविन्यास को पुनः प्राप्त कर लेती है। यानी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण ये अपने प्रारंभिक अभिविन्यास को पुनः प्राप्त कर लेती है। तो इस गुण को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या होती है प्रत्यास्थता? किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य विरूपक बलों को हटा लेने के उपरांत वस्तु अपने प्रारंभिक अभिविन्यास को पुनः प्राप्त कर लेती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। ठीक है ना। अब वस्तु अगर अपने प्रारंभिक अभिविन्यास को वापस प्राप्त कर रही है तो इसको तो अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और वस्तु अगर उसी कॉन्फ़िगरेशन में, उसी अभिविन्यास में पड़ी रहती है तो इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एकदम अपोजिट होती है। तो ध्यान से देखना। देखो, अपन बात करते हैं प्रत्यास्थता। किसी भी वस्तु पर अगर अपन क्या करते हैं, बाहर से कोई भी विरूपक बल आरोपित करते हैं, तो इस स्थिति में वस्तु का जो अभिविन्यास है वो क्या हो जाता है? अभी परिवर्तित हो जाता है। तो किसी भी वस्तु पर बाहर से अगर आपने विरूपक बल आरोपित कर दिया तो वस्तु का अभिविन्यास परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। और यदि आपने विरूपक बल है वो हटा दिए, हटा दिया जाए और वस्तु अपने प्रारंभिक अभिविन्यास को वापस प्राप्त कर लेते, इसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी। और अगर वस्तु अपने उसी अभिविन्यास में, मतलब विरूपित स्थिति में पड़ी रहे तो इस गुण को अपन बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है ना। तो वस्तु द्वारा अपना जो प्रारंभिक अभिविन्यास को उसको वापस प्राप्त करने का गुण तो कहलाता है इलास्टिसिटी, और प्रारंभिक अभिविन्यास को वापस प्राप्त नहीं करने का जो गुण है इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जो वस्तु इलास्टिक होती है उनको अपन बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज, और जो प्लास्टिक होती है उनको अपन बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज। वास्तव में कोई भी वस्तु न तो 100% इलास्टिक होती है और न ही कोई वस्तु 100% प्लास्टिक होती है। तो 100% इलास्टिक और 100% प्लास्टिक वस्तुएं नहीं होती है। फिर भी ध्यान से देखना। देखो, जो क्वार्ट्ज है एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वो लगभग 100% क्या होता है आपके पास में? इलास्टिक। लगभग 100% बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है ये। और इसी प्रकार से जो गीली मिट्टी है, ठीक है ना, जो क्ले होती है, क्ले सॉइल, उसको अपन लगभग अपन क्या मान सकते हैं अभी? 100% प्लास्टिक। 100% इलास्टिक मतलब 0% प्लास्टिक, और 100% प्लास्टिक मतलब 0% इलास्टिक होता है ये। ठीक है ना।
गीली मिट्टी की कोई भी गेंद होती है, इस गेंद को अगर अपन धरातल पे गिराते हैं तो वापस बिल्कुल भी रिबाउंड होती है क्या? नहीं, धरातल से चिपक जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं 100% प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज होगी। अब अपन बात करते हैं कि इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, इसका कारण क्या है भाई? क्या कारण है कि बाह्य विरूपक बलों को हटा लेने के उपरांत वस्तु अपने प्रारंभिक अभिविन्यास को वापस प्राप्त कर लेती है? इसकी वजह क्या है, क्या इसका रीजन है, ये मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो मेरा टॉपिक है प्रत्यास्थता का कारण। तो प्रत्यास्थता का कारण होता है, ध्यान से देखना, देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण होती है इलास्टिसिटी। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास में ध्यान से, जैसे ये आपके पास है कई सारे मॉलिक्यूल्स है, जैसे एक तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ध्यान से देखना, देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बंध होते हैं, उन बंधों को अपन स्प्रिंग के रूप में समझ सकते हैं। तो यहां पे ध्यान से, सबसे पहले ये जो बंध है इसको अपन एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं। ये वाला जो बंध है इसको भी अपन एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं। इसी प्रकार से ये वाला जो बॉन्ड है इसको भी अपन क्या करते हैं, एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं। हर बंध है उसको अपन एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं भाई। इसी प्रकार से इनके बीच में भी बंध है, इनके बीच में भी बॉन्ड है, इनके बीच में भी इस प्रकार से बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड है। ये इधर की तरफ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी प्रकार से ये इधर की तरफ भी कर रहा है, ये इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है ये, इसी प्रकार से ये इधर भी, इधर भी। कोई भी जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बंध का निर्माण करता है। ठीक है ना। और जो बंध होते हैं वो किसकी तरह होते हैं भाई? स्प्रिंगों की तरह होते हैं। ओके, अब सपोज कीजिएगा आप कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर इस प्रकार से बाहर से कोई बल लगाता हूँ मैं। इधर से अगर मैंने बल लगाया तो इस स्थिति में ये और ये चारों स्प्रिंगें वो क्या हो जाती है, इस प्रकार से दब जाती है। और जैसे स्प्रिंगें दबेगी तो वैसे ध्यान से देखना, देखो जैसे मैं दबेगी तो इनमें विरूपण आ गया, और जैसे मैं अपने बाह्य बल को हटाता हूं तो ये स्प्रिंगें वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करती है, अपने प्रारंभिक अभिविन्यास को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग के कारण बल है वो क्या करता है, प्रत्यानयन बल उपलब्ध करवाता है। इस कारण से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी प्रारंभिक स्थिति या अभिविन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। यही आपके पास इलास्टिसिटी है। और अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इस प्रकार से यूँ खींचता हूँ तो स्प्रिंग खींच जाएगी, और जैसे छोड़ूंगा स्प्रिंग अपनी वापस प्रारंभिक स्थिति में चली जाएगी। ठीक है ना। तो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वही रीजन है किसका, इलास्टिसिटी का। वही इलास्टिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। ठीक है ना, ये बात होगी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसकी वजह से इलास्टिसिटी को अपन डिफाइन करते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी भाई, जैसे मान के इसलिए ये आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है, ये आपके पास है दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में ये कोई बंद हो गया मान के इसलिए का। अभी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी आपके पास r0 है। अगर डिस्टेंस r0 है ना तो इस स्थिति में इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स है वो कितना देगा आपके पास है, 0 देगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को घटा देता हूँ तो इस स्थिति में ये वाला इसको रिपल्स करेगा, और जैसे इसको मैं क्या करता हूँ इस प्रकार से यूँ इधर की तरफ बढ़ा देता हूँ तो वैसे ये क्या करेगा, इसको वापस अट्रैक्ट करने लग जाएगा।
तो डिस्टेंस अगर घटेगी तो रिपल्सन, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन देवदान से, मतलब डिस्टेंस के साथ में ये फोर्स किस प्रकार से चेंज होता है। यहां पे फोर्स को लेते हैं और यहां पे अपन लेते हैं किसको, डिस्टेंस को, आर को। यहां पे जो डिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास, आर बराबर आर नॉट। इसको अपन बोलेंगे आर बराबर आर नॉट। तो यहां से जब डिस्टेंस आर है, आर नॉट होगी तो नेट फोर्स कितना देगा आपके पास है, 0। डिस्टेंस आर नॉट से ज्यादा होगी तो इस स्थिति में एट्रैक्शन, एट्रैक्शन मतलब नेगेटिव, और इधर की तरफ फोर्स क्या देगा आपके पास, हम पॉजिटिव देगा। तो इस स्थिति में देखो फोर्स का ऐसे चेंज होता है, ऐसे चेंज होता है अभी। तो इधर की तरफ अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे तो आपके पास में देखो आर बराबर आर नॉट पे जो नेट फोर्स है वो एफ बराबर कितना देगा आपके पास है, 0। यहां पे देदान से आर लेस देन आर नॉट पर फोर्स क्या होता है आपके पास है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रिपल्सन। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो आर ग्रेटर देन आर नॉट पर फोर्स क्या होता है आपके पास में, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और इसी प्रकार से अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी ऐसा बन जाएगा, आर ये यू, ये आपके पास आर बराबर आर नॉट। तो ये आपके पास आर बराबर आर नॉट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देवदान से यहां पे आपको फोर्स को 0 करना है तो इस प्रकार से यूं आता है, यहां पे ये वेल बनता है, कूब बनता है, इसके बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया अभी। तो यहां पर जो स्लोप है वो क्या होती है, 0 होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो ये तो आर नॉट हो गया। आर अगर आर नॉट से ज्यादा होगा तो इस स्थिति में स्लोप क्या हो जाएगी आपके पास, पॉजिटिव। तो फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और इससे पीछे अगर अपन बात करते हैं तो स्लोप कैसे नेगेटिव, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि अपन जानते हैं एफ बराबर माइनस का डी यू अपॉन डी आर होता है। अरे बता रखा फॉर्मूला आपको, एफ बराबर क्या होता है, माइनस का डी यू अपॉन डी आर। तो माइनस का डी यू अपॉन डी आर को अपन बोल सकते हैं स्लोप, यानी ढाल बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई भी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें आप। तो देखिए बच्चों, अगर अपन किसी भी पिंड पर, वस्तु पर या पदार्थ पर बाहर से बल लगाते हैं तो इस स्थिति में जो मॉलिक्यूल्स की इनकी स्ट्रक्चर है, इनकी जो इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स है, उन बॉन्ड्स की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको अपन बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, यानी प्रत्यानयन बल। और ये प्रत्यानयन बल है, ये क्या करता है भाई, इस पदार्थ को वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लेकर के आता है। तो वापस प्रारंभिक स्थिति में लाने वाला जो बल है, इस बल को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, ठीक है ना। तो सुनना ध्यान से, देखना। देखो, अगर आप बाहर से विरूपक बल लगाओगे तो विरूपक बल के कारण क्या आएगी भाई, विकृति या विरूपण उत्पन्न होगा। और इस विकृति के कारण वापस क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई, प्रत्यानयन बल, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। और एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यानयन बल है, इसी को अपन क्या बोलते हैं अभी, प्रतिबल बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो एक टर्म आती है आपके पास यहाँ पे प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होता है आपके पास, प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी स्ट्रेस को अपन लिख देते हैं किससे, सिग्मा से लिख देते हैं, बराबर क्या देगा आपके पास है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रतिबल हो गया अभी।
प्रतिबल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी इसको अपन बोल देंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, है ना। ये क्या होता है? जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई छड़ है, इसको यहां पे दर्द आधार से आपने यूं बांध दिया और बांध करके आपने इस प्रकार से यूं बाहर से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, एफ एक्सटर्नल। तो जैसे इसके अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है वैसे इसके अंदर है ना एक फोर्स जनरेट हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया। और मान के चलिएगा ये जो छड़ है ना, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास? ए। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी सिग्मा एल बराबर एफ आर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है? ए। यानी ये लंबाई के अनुदिश जनरेट होता है भाई, ठीक है ना। अगर आप इस छड़ को खींच रहे हैं तो इस स्थिति में तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और अगर इसको आप इस प्रकार से दोनों तरफ से दबा रहे हैं तो इस स्थिति में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है सेकेंड स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ठीक है ना। स्पर्श रेखीय प्रतिबल होता है यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। ये क्या होता है अभी? जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी एक चीज है जिसको आपने यहां पे फिक्स कर गए, इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आपके पास है ए हो जाएगा। यहां पर मान के चलिएगा आपने इस प्रकार से ये एक फोर्स लगा दिया एफ। अब इस एफ का ये वाला जो एंगल है ये कितना देगा आपके पास है? थीटा। तो ये तो आपके पास हो जाएगा एफ टी यानी टेंजेंशियल बराबर क्या देगा आपके पास? एफ कोस थीटा। और इसी प्रकार से इधर की तरफ इसको अपन बोलेंगे एफ नॉर्मल यानी लंबवत बराबर क्या देगा आपके पास? एफ साइन थीटा। अब स्पर्श की दिशा में लगने वाला बल बटा क्षेत्रफल, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं स्पर्श के प्रतिबल। तो सिग्मा टी स्पर्श के प्रतिबल बराबर एफ टी बटा ए यानी एफ कॉस थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास? ए। सिग्मा अभिलंब यानी मतलब लॉन्गिट्यूडिनल बराबर कितना था आपके पास है? अभिलंब बटा ए यानी आपके पास एफ साइन थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास है? ए। ये स्पर्श के प्रतिबल हो गए अभी, ठीक है। एक होता है थर्ड, नाम है इसका आयतन प्रतिबल, वॉल्यूम स्ट्रेस। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी वस्तु है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेस की बात अपन तब करते हैं जब किसी भी पिंड को या तो अपन किसी भी गैस के अंदर और या किसी भी लिक्विड के अंदर अपन रखते हैं। तो इस स्थिति में गैस या लिक्विड इसको चारों तरफ से क्या करती हुई दबाती है, और चारों तरफ से दबाने की वजह से इसका वॉल्यूम वो क्या हो जाता है? घट जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे किसी भी गेंद को अगर अपन किसी भी समुद्र में किसी गहराई पर ले जाएं तो इसके आसपास का जो लिक्विड है वो इस गेंद को चारों तरफ से पिचकाने का प्रयास करता है, और जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है इस प्रतिबल को अपन बोलते हैं आयतन प्रतिबल, और आयतन प्रतिबल प्रेशर के बराबर होता है। क्या होता है? प्रेशर के बराबर। तो इस पे चारों तरफ से इस प्रकार से यूं फोर्स लग रहा है, देखो लिक्विड है ना, तो चारों तरफ से इसको इस प्रकार से यूं दबा रहा है,
फोर्स लग रहा है चारों तरफ से। अब ये जो फोर्स अपॉन एरिया, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, सिग्मा वी आयतन प्रतिबल, और यही आपके पास में क्या होता है, पी होता है। पी क्या होता है, प्रेशर, यानी क्या होता है आपके पास में, दाब होता है। क्या होता है, दाब होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, अगर किसी भी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करते हैं तो विकृति उत्पन्न होती है। विकृति के कारण इसके अंदर एक बल आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल प्रतिबल होता है। 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं। ये तीनों प्रकार के प्रतिबल यहाँ पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो चलिए बच्चों, प्रतिबल अपन पढ़ चुके हैं, और प्रतिबल के बाद में अब अपन पढ़ने वाले हैं विकृति। विकृति यानी स्ट्रेन, ठीक है ना। तो क्या होती है भाई, नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं विकृति, और विकृति को इंग्लिश में अपन लिखते हैं स्ट्रेन। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा प्रतिबल। प्रतिबल बोले तो स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है, और एक आपके पास स्पर्शरेखीय प्रतिबल होता है, और एक आपके पास आयतन प्रतिबल होता है। तो जिस प्रकार से 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं, 3 प्रकार की विकृतियां होती है। तो सबसे पहले प्रकार की विकृति अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगी। तो ये क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं विकृति। विकृति होती क्या है, विकृति होती है विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। अब विमा का मतलब क्या हो सकता है, लंबाई हो सकती है, क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो एक बार विकृति के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं, बाद में पढ़ लेंगे अपन अनुदैर्ध्य। तो विकृति बराबर विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। जैसे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, मीटर बटे मीटर कट गया। तो विकृति क्या होती है, मात्रकहीन तथा विमाहीन होती है। मात्रकहीन व विमाहीन। अब ध्यान से इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट अपन देखते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये क्या होते है भी, अगर किसी भी तार की लंबाई के अनुदिश अपन बल लगाते हैं तो इस स्थिति में इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। तो लंबाई में परिवर्तन बेटा प्रारंभिक लंबाई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, इसको अपन एप्सिलॉन से लिख देते हैं। तो एप्सिलॉन एल बराबर ये होता है आपके पास है लंबाई में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा आपके पास में प्रारंभिक लंबाई, ठीक है ना। इसके बाद है सेकेंड, दूसरी का नाम होता है अपरूपण विकृति, और इसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये आपके पास हो जाएगी शियर स्ट्रेन। तो ध्यान से देखना, देखो अपरूपण विकृति होती क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी एक दर्द आधार है, इसके ऊपर इस प्रकार से कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, और मान के चलिएगा ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास, एल हो जाएगी। अगर आपने इस पर स्पर्श की दिशा में बल लगाया तो इस स्थिति में इसकी नीचे वाली जो साइड है वो तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और ऊपर वाली साइड है वो किसी एंगल पर झुक जाएगी, और ऊपर वाली साइड मान के चलिएगा इस प्रकार से इस एंगल पर झुक जाती है। यहां पे इस प्रकार से आगे की तरफ आ जाती है कितनी, एक्स।
यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में कितना देगा अभी, फाइव हो जाएगा, कितना देगा, फाइव, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो अपरूपण विकृति क्या होता है भाई, ये वाली जो साइड है इसके अंदर विस्थापन कितना होता है, एक्स, और इस वाली साइड की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, एल हो जाएगी, तो एक्स बटे एल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे टेन फाइव, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना देगा आपके पास एक्स, आधार कितना देगा आपके पास एल हो जाएगा। और यदि आपके पास फाइव बहुत छोटा है तो इस स्थिति में टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं थीटा, देखो यदि थीटा बहुत छोटा एंगल है तो इस स्थिति में साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी अपन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेन फाइव है अपन बात कर सकते हैं कि फाइव वेरी स्मॉल, इस कारण से आपके पास जो टेन फाइव है इसको लगभग अपन लिख देंगे फाइव लिख देंगे, तो यहां से आपके पास फाइव बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे एल। ये आपके पास में क्या हो जाएगी भी, अपरूपण विकृति हो जाएगी। इसके बाद में तीसरी, थर्ड होता है आयतन विकृति। आयतन विकृति का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा भी, एप्सिलॉन वी, भाई जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में कोई बॉल है, इस बॉल का भी जो वॉल्यूम है वो कितना आपके पास में वी है, और चारों तरफ से अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे यानी प्रेशर अप्लाई करोगे तो इस स्थिति में इसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फाइनली जो बॉल है उसकी स्थिति ये बन जाएगी। ये बन जाएगी। तो पहले इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आपके पास में वी, अब इसका जो वॉल्यूम है वो कितना देगा आपके पास में वी माइनस कितना देगा आपके पास में डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आयतन विकृति यानी इसको अपन बोल सकते हैं एप्सिलॉन वी बराबर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम, यानी आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में परिवर्तन कितना देगा आपके पास है डेल्टा वी, और बटे प्रारंभिक आयतन कितना देगा आपके पास वी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आयतन विकृति बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज। अब बात सुनना भी, देखो अगर किसी भी पदार्थ पर किसी भी वस्तु पर अपन क्या करते हैं, बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, विरूपक बल आरोपित करते हैं, तो इस स्थिति में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, और एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यानयन बल है इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। और तीन प्रकार की प्रतिबल अपन ने पढ़े, सबसे पहला कौन सा था भाई, सबसे पहला था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, फिर उसके बाद स्पर्शकीय प्रतिबल, फिर आयतन प्रतिबल। अब ध्यान से देखना, देखो इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से एक्चुअली इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो विमा है उसमें परिवर्तन आ जाता है, या तो इसकी लंबाई चेंज हो जाती है, इसका आयतन चेंज हो जाता है, या इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, तीन प्रकार की विकृतियां भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एक तो क्या होती है अनुदैर्ध्य विकृति, एक क्या होती है आपके पास अपरूपण विकृति, और एक आपके पास आयतन विकृति होती है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं हुक का नियम। हुक्स लॉ, ध्यान से देखना, देखो हुक का नियम क्या कहता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की जो समानुपाती सीमा है, इस समानुपाती सीमा में जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। अगर आप विकृति कम उत्पन्न करोगे तो प्रतिबल भी कम उत्पन्न होगा, और विकृति अगर आप ज्यादा उत्पन्न करोगे तो इस स्थिति में प्रतिबल भी ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अपन बात कर सकते हैं स्प्रिंग की बात कर सकते हैं, स्प्रिंग की लंबाई में अगर कम वृद्धि करोगे तो इस स्थिति में इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कम आएगा, और स्प्रिंग के अंदर अगर एक्स को बढ़ा दोगे तो इस स्थिति में रिस्टोरिंग फोर्स एफ है उसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं किसी भी पदार्थ के लिए समानुपाती सीमा में प्रतिबल समानुपाती क्या होता है आपके पास में विकृति होता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में इसको अपन लिख सकते हैं प्रतिबल बराबर
यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ई इंटू क्या देगा आपके पास में विकृति। यहाँ पर आपके पास है जो ई होता है, इस ई को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी समानुपाती नियतांक, और यहाँ पे ई को अपन बोल सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। यहाँ पर आपके पास है जो ई है ये एक प्रकार का समानुपाती नियतांक है, और इसको अपन बोल सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। तो ई बराबर क्या होता है आपके पास है प्रतिबल बटे क्या होती है आपके पास में विकृति। ठीक है ना। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विकृति मात्रक हीन होती है, तो यहाँ पे ई का मात्रक वही हो जाएगा जो प्रतिबल का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है आपके पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात होगी भी। अब यहाँ पर आपके पास में जो ई है वो ई किस पे डिपेंड करता है भी, प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये तो एक प्रकार का कोफिशिएंट हो गया, और कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, न तो प्रतिबल पे डिपेंड करता है, न ही विकृति पे डिपेंड करता है। अगर विकृति का मान दुगुना कर दोगे तो प्रतिबल का मान भी कितना हो जाएगा, दुगुना। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ई है वो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। तो ई डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर। ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो देख सकते हैं अपन देवदान से यहाँ पे विकृति क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया, अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति, आयतन विकृति, तीनों प्रकार की विकृतियां बता दी। फिर हुक्का नियम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, समानुपाती सीमा में प्रतिबल समानुपाती विकृति, यानी विकृति को अगर आप बढ़ाओगे तो प्रतिबल भी बढ़ जाएगा। विकृति में 1% की वृद्धि करोगे तो प्रतिबल में भी 1% की वृद्धि हो जाएगी। विकृति में 5% की वृद्धि करोगे तो प्रतिबल में भी 5% की वृद्धि हो जाएगी भी। ठीक है ना, ये चीज़। और ये वाला जो नियम है हुक्का नियम, ये कौन सी सीमा में लगता है, समानुपाती सीमा में लगता है। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे ई क्या होता है, समानुपाती नियतांक, जिसको अपन बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और यहाँ पे ई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ई है वो किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान से देखना, देखो 3 प्रकार के अपन यहाँ पे प्रतिबल पढ़े हैं और 3 प्रकार की विकृतियां पढ़ी है। तो 3 प्रतिबल 3 विकृतियां, तो इनके अनुसार या इनके आधार पर अपन 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार इन सारी की सारी चीजों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, प्रत्यास्थता गुणांक अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है प्रतिबल बटा विकृति, और प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और विमा क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से। अब बात सुना भी, जैसे y बराबर क्या होता है अभी, पहले प्रकार का प्रतिबल बटा पहले प्रकार की विकृति। तो पहले प्रकार का प्रतिबल कौन सा था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो बराबर हो जाएगा आपके पास है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहां से आपके पास y बराबर, अपन करते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है आपके पास F/A, और बट्टे क्या हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है आपके पास डेल्टा L बटे, इसको अपन बोल देंगे L बोल देंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास FL/A डेल्टा L हो जाएगा।
या यहां से अगर अपन बात करते हैं किसकी भी, डेल्टा एल की बात करते हैं, तो डेल्टा एल बराबर, डेल्टा एल क्या होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, तो डेल्टा एल बराबर कितना होता है आपके पास, एफ एल अपॉन ए इंटू वाई होता है। ये आपके पास है डेल्टा एल हो गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास में पहले प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन दूसरे प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार अपन तीनों प्रत्यास्थता गुणांक डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इनकी जो प्रोफाइल्स है, इनकी जो एप्लीकेशंस है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बाद में दूसरे नंबर पे अपन डिस्कस करते हैं सेकेंड, इसको अपन बोलते हैं अपरूपण गुणांक, ठीक है ना, या इसको है ना दृढ़ता गुणांक भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। और इसको अपन लिखते हैं किससे भी, इटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, इटा से। एन है ना उसको थोड़ा सा लंबा बना दो, इटा बन जाएगा, ओके। अब देखिएगा ध्यान से देखो, इटा बराबर क्या होता है, इटा बराबर दूसरे प्रकार का प्रतिबल बटा दूसरे प्रकार की विकृति। तो प्रतिबल कौन सा होता है, स्पर्शरेखीय प्रतिबल, स्पर्शरेखीय प्रतिबल बटा अपरोपण विकृति। तो इट्टा बराबर स्पर्शरेखीय प्रतिबल क्या होता है आपके पास में, बताओ, एफ टेंजेंशियल यानी स्पर्शरेखीय बल बटा क्षेत्रफल, और विकृति क्या होती है आपके पास, ये होती है आपके पास में फाई होती है, यानी इसको आप लिख सकते हैं एफ टी अपॉन ए, और यहां पे जो फाई है इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, एक्स अपॉन एल हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक। ये आपके पास इट्टा आ गया, ठीक है ना। और इट्टा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता भी रखा है किसके अंदर, एसएसएम वाले चैप्टर में, जब मैंने आपको मरोड़ी लोलक पढ़ाया था तब, ठीक है ना, इट्टा आया था वहां पे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे प्रकार का, तीसरा हो जाएगा आपके पास आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, इसको अपन लिखते हैं किससे, बी से लिखते हैं। तो यहां पर आपके पास में बी बराबर क्या होता है अभी, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। मतलब आपके पास है बी बराबर, अब अपन बात करते हैं आयतन प्रतिबल। तो आयतन प्रतिबल क्या होता है अभी, याद आपके पास एफ परपेंडिकुलर बटे ए, और ये क्या बन जाता है आपके पास, ये बन जाता है डेल्टा वी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में, वी हो जाएगा, या डेल्टा वी अपॉन वी लिख देंगे इसको अपन, ये बात होगी। अब परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, प्रेशर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। तो ये आपके पास बन जाएगा बी बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं अभी चेंज इन प्रेशर अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, डेल्टा वी बटे वी हो जाएगा। और यहाँ पे इसके आगे अपन माइनस का साइन भी लगा देंगे। अब माइनस का साइन यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ, माइनस का साइन लगाने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज पर अगर अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस स्तर में इसका वॉल्यूम घटता है, तो प्रेशर को बढ़ाने पर वॉल्यूम घटता है, इस कारण से यहाँ पर अपन ने माइनस का साइन काम में लिया अभी।
जैसे मान के चलिएगा कोई भी बॉल है, इस बॉल को अगर आप किसी भी समुद्र में किसी गहराई तक ले जाते हैं तो जैसे जैसे आप डेप्थ पर जाएंगे तो वैसे वैसे इस पर जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी ये पिचक जाएगा। ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो आपके पास बी का ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है जो आपको ध्यान में रखना है भाई। ओके, अब यहाँ पे माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में एक होती है संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की अपन बात करते हैं, जो गैस होती है उसके लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो एक तो होता है समतापी प्रक्रम के लिए, एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। दो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो गैस के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं समतापी प्रक्रम के लिए। समतापी प्रक्रम के लिए ध्यान से देखना, देखो समतापी प्रक्रम के लिए B बराबर कितना होता है आपके पास में, P होता है। P क्या होता है, गैस का दाब होता है। तो समतापी प्रक्रम के लिए जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, और एक होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए B बराबर कितना होता है आपके पास है, गामा इंटू पी होता है। और यहाँ पर आपके पास गामा बराबर क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है। ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, जो गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत वाला चैप्टर है KTG, उसके अंदर आपको डिस्कस करवाया जाएगा ये। तो यहाँ पर Cp तो क्या होती है, Cp होती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट प्रेशर, यानी नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा। और Cv क्या होती है, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा होती है। अब मोलर विशिष्ट उष्मा क्या होती है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। देखो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए B बराबर क्या होता है, गामा इंटू पी। पी क्या होता है भाई, गैस का प्रेशर होता है। गामा क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है। और आपको मालूम है कि गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। समतापी प्रक्रम के उसके लिए B बराबर कितना होता है आपके पास में, P होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास B बराबर कितना होता है, माइनस का डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। माइनस का साइन क्यों आता है ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके बाद एक होती है संपीड़ितता। संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी, इसको अपन लिखते हैं कि इसे C से। तो ध्यान से देखना, देखो आपके पास जो C होता है वो C बराबर क्या होता है आपके पास 1/B होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो व्युत्क्रम है, जो रेसिप्रोकल है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, उसी को अपन संपीड़ितता बोलते हैं। यानी संपीड़ितता क्या होती है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होती है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पे जो B है सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड का। उसके बाद में B लिक्विड का। उसके बाद में B क्या होता है किसका, गैस का होता है। संपीड़ितता की बात करें तो सॉलिड की सबसे कम, लिक्विड की क्या होती है उससे ज़्यादा, और गैस की संपीड़ितता होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है भाई। ये चीज़ होगी। ठीक है ना, और संपीड़ितता का मात्रक क्या होता है अभी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन बन जाएगा अभी। संपीड़ितता का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा B का। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक, और उसके बाद में ध्यान से देखना, देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये अपन ये चीजें डिस्कस की है। और इसके बाद में गैस के लिए समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका मान क्या होता है ये मैंने आपको बताया। और संपीड़ितता क्या होती है, और किसकी संपीड़ितता कम होती है, किसकी संपीड़ितता ज्यादा होती है, ये भी यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो करें इन चीजों को नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। तो देखिए बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक यानी दृढ़ता गुणांक, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये तीन चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अब अपन स्टार्ट करते हैं इनकी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक उसकी एप्लीकेशंस में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ही है। ठीक है ना, सुनना ध्यान से देखो। जैसे मान के इसलिए का कोई भी स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर आप खींचते हैं किसी बाह्य बल के द्वारा, तो इस स्प्रिंग के अंदर प्रसार होता है, और प्रसार की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है ना, तो ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की तरह एक छड़ है वो भी बिहेव करती है।
क्योंकि जैसे आप किसी छड़ को खींचते हैं तो इस छड़ के अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है, और रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर आप इसको खींचते ही जा रहे हैं तो इस स्थिति में आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये आपके द्वारा किया गया कार्य इस छड़ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये अपन सारी चीजें यहाँ पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी जैसे छड़ है, किसी छड़ की स्प्रिंग से समरूपता, किसी भी छड़ की स्प्रिंग से समरूपता। अब बात सुना भी, जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना देगा आपके पास है के। इसी प्रकार से ये भी आपके पास में कोई छड़ है, इस छड़ का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वो कितना देगा आपके पास वाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और लंबाई कितनी देगी आपके पास एल। अब अपन क्या करते हैं दोदान से, इसको भी अपन बाह्य बल लगा करके खींचते हैं, और इसको भी अपन बाह्य बल लगा करके खींचते हैं। तो ये भी आपके पास एफ एक्सटर्नल, ये भी आपके पास एफ एक्सटर्नल हो गया। तो जैसे मान के इसलिए इसको भी आप यहां से ना इस प्रकार से यहां तक खींचते हैं एक्स, इसको भी ध्यान से देखना, देखो अपन यहां से यहां तक खींचते हैं, कितना खींचते हैं एक्स खींचते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर भी क्या होता है अभी फोर्स जनरेट हो जाता है, और यहाँ पे इसके अंदर भी क्या होता है इस प्रकार से फोर्स जनरेट हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो फोर्स होता है, इसके अंदर कितना फोर्स जनरेट होता है अभी, प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस का K इंटू एक्स जनरेट होता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं इसके लिए, तो इसके अंदर कितना फोर्स जनरेट होता है, F इक्वल टू F बराबर, याद करो फॉर्मूला, Y का फॉर्मूला क्या होता है, Y बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यहाँ पे डेल्टा एल क्या होती है, लंबाई में वृद्धि, तो यहाँ पे डेल्टा एल को अपन क्या लिख सकते हैं, भी एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स, ये एक्स हो गया। तो यहाँ से आपके पास एफ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, वाई ए बटे एल इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसके आगे भी माइनस का साइन लगा दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे इस सर को आप खींच रहे हैं इधर की तरफ, और इसके अंदर फोर्स जनरेट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके आगे भी माइनस का साइन लगा जा सकता है। तो माइनस क्या देगा आपके पास, वाई ए बटे एल इंटू क्या देगा आपके पास है एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा यहां पे जो आपके पास है स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए एफ बराबर क्या होता है, माइनस का के एक्स होता है, छड़ के लिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वाई ए बटे एल इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इस छड़ का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसके एनालोगस यहाँ पे इस रोड का जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वाई ए बटा एल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से तुलना करने से अपन लिख सकते हैं कि इसका जो फोर्स कांस्टेंट है, बल नीतांक है, छड़ का बल नीतांक फोर्स कांस्टेंट, इसको अपन लिख सकते हैं के बराबर वाई ए बटा एल। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, देखो जो बातें अपन स्प्रिंग के लिए जानते हैं वो सारी की सारी बातें अपन किसी भी छड़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जहां पे स्प्रिंग के अंदर क्या आता है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वाई ए बटा एल लिखना है अभी। ठीक है ना भाई, एक बात मान लो आप कि जो छड़ है वो स्प्रिंग के समरूप है, बस शर्ते छड़ के लिए आपको जो बल नीतांक यानी फोर्स कांस्टेंट है वो आपको लेना है वाई ए बटा एल। यहाँ पे वाई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, ए क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल क्या होती है इसकी लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है भी। ठीक है ना, ये चीज। अब ध्यान से अपन कहाँ पे इसको काम में ले सकते हैं। सबसे पहले मान के इसलिएगा ये आपके पास में कोई भी एक छड़ है, जिसको मैंने इस प्रकार से लटका दिया है, रोड है वाई ए एल, और यहां पर ध्यान से देखना, तो इससे आपने कोई एक द्रव्यमान को अटैच कर दिया है, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, एम हो जाएगा, ये आपने द्रव्यमान को अटैच कर दिया है। ठीक है ना, इसके बाद में जैसे स्प्रिंग को खींच करके छोड़ देंगे, वैसे इस रोड को आप नीचे की तरफ खींच करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे की तरफ खींच करके छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ऊपर की तरफ खींचेगा, और ये वाला पार्टिकल इस प्रकार से एसएसएम करने लग जाएगा अभी। तो इसकी एसएसएम का टाइम पीरियड अपन लिख सकते हैं टी बराबर
क्या होता है आपके पास 2 पाई रूट ऑफ m बटा के, तो m बटा के और k बराबर क्या होता है आपके पास वाई ए बटा एल, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसका टाइम पीरियड आ चुका है अभी। ओके, अब सुनना देवदान से, जैसे अपन बात करते हैं छड़ों का संयोजन, छड़ों का संयोजन भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। सबसे पहला संयोजन हो जाएगा आपके पास है फर्स्ट श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी संयोजन कैसे करते हैं देवदान से, कि आपके पास इस प्रकार से 2 रोड्स होगी, ये वाली रोड और ये वाली रोड। यहां पे ये वाली जो रोड है इसका यंग्स मॉडुलस कितना देगा आपके पास y1, इसका कितना देगा आपके पास y2। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना देगा आपके पास a, इसकी लंबाई कितना देगा आपके पास l1, इसकी लंबाई कितना देगी l2 देगी। तो यहाँ पे ये मान लो कि ये भी आपके पास स्प्रिंग है, ये भी आपके पास स्प्रिंग है, इसका k1 और इसका k2 स्प्रिंग कांस्टेंट है। और यदि अपन इसे स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं देवदान से 1/k नेट बराबर 1/k1 प्लस क्या होता है आपके पास 1/k2। तो यहां पर आपके पास है k बराबर कितना होता है वाई ए बटा एल होता है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा वाई नेट कितना देगा y और ए नेट कितना देगा आपके पास a का a और एल नेट कितना देगा, टोटल लंबाई कितना देगा आपके पास l1 प्लस क्या देगा आपके पास l2 बराबर k1 को अपन क्या लिख सकते हैं y1 a1 l1, a1 कितना देगा a ही हो जाएगा और प्लस ये आपके पास हो जाएगा y2 a बटा l हो जाएगा, यानी l2 हो जाएगा। अब यहां पे देखो बेटा, अपन a इसको अपन क्या कर सकते हैं, अभी कॉमन लेकर के काट देंगे। तो यहां से आपके पास है y बराबर क्या देगा आपके पास l1 प्लस l2 अपॉन क्या देगा आपके पास बताओ l1 बटा y1 प्लस l2 बटा y2। ये बात हो जाएगी भी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर तो जितनी भी छड़ें आपने जोड़ी सबकी लंबाइयों का योग और नीचे आपके पास में क्या हो जाएगा बताओ l बटे वाई का योग हो जाएगा। ये लंबाई और यंग मॉडुलस के रेशियो का नीचे योग कर देंगे अपन। ऊपर तो इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन सिग्मा एल और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, नीचे बन जाएगा इस प्रकार से सिग्मा एल बटा वाई बन जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से देखना। देखो अब माना दोनों छड़ों की लंबाई बराबर है, यानी L1 और L2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसको अपन L के बराबर मान लेते हैं L, ठीक है ना। ये L के बराबर मान लिया अपन ने। तो यहां से आपके पास है y बराबर L1 प्लस L2, यानी L प्लस L बराबर कितना देगा 2L। यहां से अपन L को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद 1/y1 प्लस 1/, क्या देगा आपके पास y2। तो एलसीएम कितना देगा आपके पास y1 y2 और ऊपर क्या देगा आपके पास y1 प्लस y2। एल से अपन एल को काट देंगे तो यहां से आपके पास y बराबर 2y1 y2 बटे क्या देगा आपके पास y1 प्लस y2। ये बात होगी। और बेटा इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं हरात्मक माध्य। अगर आप मेरी एक एक क्लास बहुत सीरियसली अटेंड कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये एक हरात्मक माध्य ही है, क्योंकि ये बातें अपन ने डिस्कस किसके अंदर की थी भाई, 1D के अंदर, ठीक है ना। 1D के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब S1 और S2 बराबर है तो इस स्थिति में औसत चाल 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 होती है, हरात्मक माध्य की बराबर होती है। यानी ये बात अपन वहां पर भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी अपन इसको डिस्कस करेंगे, भी कई जगह डिस्कस करेंगे इसको अपन। इसके बाद में अपन बात करते हैं श्रेणीक्रम संयोजन के बाद में सेकंड आपका समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 2 रोड्स है और ये तो फर्स्ट रोड होगी और ये आपके पास है सेकंड रोड होगी। पहली रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और दूसरी का क्या देगा आपके पास A2। लंबाई कितनी देगा आपके पास L। इसका यंग्स मॉडुलस कितना देगा y1 और इसका कितना देगा आपके पास y2 देगा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं अभी, k बराबर क्या होता है आपके पास है k1 प्लस k2 होता है, ठीक है ना। ये k नेट आ गया आपके पास, इसको k नेट लिख दो आप, है ना भाई। ये मान लो कि ये भी आपके पास है स्प्रिंग और ये भी आपके पास स्प्रिंग है, क्योंकि आपने हेडिंग क्या डाली है, किसी छड़ की स्प्रिंग से समरूपता। यानी किस प्रकार से कोई भी जो रोड होती है वो
स्प्रिंग के साथ में एनालॉजी यानी समरूपता दर्शाती है, ठीक है ना, यानी दोनों का जो बिहेवियर होता है वो एक समान होता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा आपके पास K1 प्लस K2, तो के को अपन क्या लिख सकते हैं वाई ए बटा एल, तो वाई ए कितना हो जाएगा आपके पास A1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास A2, लंबाई कितना देगा आपके पास L बराबर Y1, और इसके बाद A1 बटे L प्लस क्या देगा आपके पास Y2 A2 बटे L, L को अपन कॉमन लेकर के काट देंगे, तो यहां से अपन देख सकते हैं ध्यान से y बराबर कितना होता है Y1 A1 प्लस Y2 A2 और बट्टे क्या हो जाएगा आपके पास A1 प्लस A2, तो यहां से आपके पास y बराबर ऊपर तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी सिग्मा y इंटू ए अपॉन नीचे क्या देगा आपके पास है सिग्मा ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऊपर तो अपन क्या कर सकते हैं अभी सभी छड़ों के y ए का योग कर देंगे, नीचे अपन सबके ए का योग कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से माना A1 बराबर क्या देगा आपके पास A2 और इसको अपन ए के बराबर मान लिया अभी, तो ये भी आपके पास a, ये भी a, ये भी a कितना देगा 2a, तो यहां से आपके पास y बराबर क्या देगा आपके पास Y1 प्लस Y2 बटे 2 और इसको अपन क्या बोल सकते हैं समांतर माध्य बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं समांतर माध्य, ये बात हो गई बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे छड़ों का संयोजन है ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, करिएगा इसको नोट अच्छे से। तो चलिए बच्चों इसके बाद में देखिएगा, देखो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो रोड होती है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से देखो, जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास यहाँ पे कोई भी रोड है जिसको आपने क्लेम कर दिया है और इसको आप क्या करें इस प्रकार से इधर की तरफ यूं खींच रहे हैं, जैसे अपन स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपको पता है कि स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो जो रोड है इसके अंदर भी क्या हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि जैसे अपन रोड को खींचते हैं तो वैसे रोड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट हो जाते हैं, अंतराणविक बल उत्पन्न हो जाते हैं और ये अंतराणविक बल क्या करते हैं इसके खींचने का विरोध करते हैं। जैसे मैंने आपको कल स्प्रिंग मॉडल समझाया था ना, मतलब इसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में स्प्रिंग मॉडल समझाया था, ठीक है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके अगेंस्ट अपने को वर्क डन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ये कार्य इस रोड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो रोड है इसका यंग्स मॉडुलस कितना देगा आपके पास y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, लंबाई कितनी देगी आपके पास l हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप f एक्सटर्नल इससे खींच रहे हैं तो इसके अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी u बराबर कितना देगा 1/2 k इंटू क्या देगा आपके पास x स्क्वायर और k को अपन क्या लिख सकते हैं y a बटा l, तो इसको अपन लिख सकते हैं y a इसके बाद x स्क्वायर बटे क्या देगा आपके पास 2l हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास y a बटा l, 2 है ही नीचे और इसके बाद x स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे x क्या होती है इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जो डेल्टा l लिखते थे ना पहले उसको मैंने x लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता चुका हूँ आपको मैं ये बात। अब इसको अपन क्या करते हैं देखिएगा, अपन एक काम करते हैं इसको ऊपर भी l से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी अपन l से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे तो क्या बन जाएगा आपके पास l इंटू l क्या बन जाएगा l स्क्वायर और x स्क्वायर बटे l स्क्वायर, x तो क्या होती है लंबाई में परिवर्तन और बटे l क्या होती है प्रारंभिक लंबाई होती है, तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इसको अपन क्या बोलते हैं विकृति बोलते हैं, क्या बोलते हैं विकृति। तो यहाँ से आपके पास u बराबर क्या बन जाएगा अभी, इसको अपन बोल सकते हैं 1/2 इंटू क्या देगा आपके पास y a इंटू, ठीक है ना, y a l भी होगा ना y a l x स्क्वायर बटा l स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर बटे l स्क्वायर, या इसको अपन बोलेंगे x बटे l का होल स्क्वायर हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे आपके पास है x बटे l है, इसको अपन क्या बोलते हैं विकृति बोलते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे u बराबर 1/2 y a l और इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी विकृति, इंग्लिश में लिख देता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा, स्ट्रेन का होल स्क्वायर। अब बात सुनना भी, यहां पर आपके पास में देखो बेटा एरिया इंटू लेंथ, इसको अपन क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं रोड का वॉल्यूम। भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा एयर, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी एल हो जाएगी, तो एरिया इंटू लेंथ को अपन क्या बोल देंगे वॉल्यूम बोल देंगे, ठीक है ना। अब जो वॉल्यूम है
इस वॉल्यूम को अपन इसके बट्टे में ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बट्टा वॉल्यूम, तो इसको अपन बोलते हैं एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। तो या इसको अपन एक बार ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 1/2 इंटू वाई इंटू क्या देगा आपके पास वॉल्यूम इंटू क्या देगा आपके पास स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब अपन जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, y बराबर ये होता है आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इससे मैं रिप्लेस करने वाला हूं इसको, वॉल्यूम को इसको नीचे ले जाऊंगा, तो ये आपके पास बन जाएगी एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा इसको अपन बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, यानी एनर्जी डेंसिटी, यानी यू बार। ये इंपॉर्टेंट चीज है अभी। तो क्या होती है एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, यू बराबर, यू बार बोल दो इसको आप, यू बार बोल दो, बराबर क्या देगा आपके पास यू बटा वॉल्यूम वी, बराबर वॉल्यूम को इसके नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 इंटू कितना देगा आपके पास वाई इंटू क्या देगा आपके पास स्ट्रेन का होल स्क्वायर, बराबर। अब अपन जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पे आपके पास है स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर भाई y बराबर क्या होता है आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन बराबर क्या देगा आपके पास स्ट्रेस अपॉन y, तो स्ट्रेन स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ऊपर वाला y एक y से कट जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास स्ट्रेस स्क्वायर, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन कितना देगा आपके पास 2 इंटू वाई। ये बात बन जाएगी भी। ये आपके पास एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है अभी, तो ये वाला फॉर्मूला बेटा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोई भी आपके पास एक क्षैतिज तार है, इस क्षैतिज तार है, ये अपन ऐसे देख लेते हैं। देखो कि क्वेश्चन टाइप में देख लो, समझ लो आप, ये कोई भी आपके पास एक पुली है और इस पुली से आपने इस प्रकार से कोई भी एक तार लटका रखा है। पुली वैसे भी फ्रिक्शन लेस है, बाहरी पुली है, बारीन और घर्षणहीन पुली है भाई। इसके ऊपर से इस प्रकार से कोई वायर गुजर रहा है, इस वायर की इधर की तरफ आपने एक ब्लॉक लटका रखा है जिसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m, और इधर की तरफ एक दूसरा ब्लॉक लटका रखा है जिसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास 2m। ये पुली हो गई, इसको आपने यहां पे कर दिया है फिक्स। ठीक है ना। तो यहां पे जो तार है इसकी लंबाई में वर्दी वगैरह कुछ भी ज्ञात करनी पूछ जा सकती है भी। ठीक है ना। तार की लंबाई में वर्दी, तार है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना देगा आपके पास y, इसकी लंबाई कितने देगी आपके पास l, और इसकी जो अनुप्रस्थ काट त्रिज्या वो कितने देगी आपके पास r हो जाएगी। ठीक है ना। और ये जो तार है वो कैसा है, भारीन है, भारीन तार है। ये जो पुली है वो घर्षणहीन भी है और भारीन भी है। ये भारीहीन के साथ साथ में ये जो तार है ये प्रत्यास्थ भी होना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं कि इसके अंदर टेंशन कैसे निकालेंगे अपन देवदान से। इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगता है कितना भी 2 mg, ऊपर की तरफ इसके अंदर टेंशन आ जाएगी इस प्रकार से T, नीचे की तरफ T और ऊपर की mg, और ऊपर की तरफ कितना देगा आपके पास है T। अब यहाँ पे देवदान से ये वाला जो ब्लॉक है ये तो नीचे की तरफ गति कर रहा है A से, और ये वाला ब्लॉक इस प्रकार से ऊपर की तरफ गति कर रहा है किससे, A से। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं A की बात करते हैं। तो A बराबर
ए बराबर कितना हो जाएगा 2mg माइनस कितना हो जाएगा आपके पास mg बटे 2m प्लस m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3m हो जाएगा। तो mg बटे 3m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है g बटे 3 हो जाएगा। अब आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, तो टेंशन कैसे निकाल सकते हैं? इसका एफबीडी बना दो यार। ये तो काम अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो इसके लिए अपन एफबीडी बनाते हैं। अब इस पे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है T, नीचे कितना फोर्स लग रहा है इसमें mg, तो नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स को ma कर दो, तो m a बराबर कितना होता है आपके पास है g बटा 3, तो mg प्लस mg बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 2mg/3 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है टेंशन T बराबर 2mg/3 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस तार की लंबाई में वर्दी निकालनी है, तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा L बराबर क्या होता है आपके पास FL/A इंटू वाई, तो बराबर अब F तो कितना हो जाएगा आपके पास T, लंबाई कितना देगा L दे रखी है ना, अपन A कितना देगा आपके पास πr² इंटू क्या देगा y हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास जो T है वो तो कितना हो जाएगा 2mg/3, 2mg/3 लंबाई कितना देगी आपके पास L, और इसके बाद में πr² इंटू वाई, ये आपके पास लंबाई में वर्दी आ जाएगी भी, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए का ये आपके पास कोई धरातल है, बिल्कुल एकदम क्षैतिज है और चिकना भी है साथ साथ में, और यहाँ पर ये कोई ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान कितना m है, और इसके बाद में यहाँ पे ये कोई पुली है, ये कोई तार लटक रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है इसका द्रव्यमान भी कितना देगा आपके पास m मान लो। घर्षण कहीं पर भी उपस्थित नहीं है, ये जो तार है ना इस तार की लंबाई L है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो आपके पास r है, ठीक है ना, ये बात होगी। तो यहां पर अगर इस तार के अंदर लंबाई में वर्दी आपको पूछी जाए तो वही तरीका आपको लगाना है भी, फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन कैलकुलेट कर ले, और फिर उसके बाद टेंशन को आप यहाँ पे पुट कर दें तो लंबाई में वर्दी आ जाएगी भी, ठीक है ना। तो बड़ी शानदार चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, करें इन चीजों को नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। तो चलो बेटा एक काम करते हैं अपन, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बाकी चीजें अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया अगले लेक्चर पर इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ के आना भी, ठीक है।